नमस्कार दोस्तों। कुछ हफ्ते पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें ये बताया जा रहा था कि कैसे एक माँ ने अपने 4 साल के बेटे को जान से मार दिया। फिर उसके बाद उसकी लाश को एक बैग में पैक किया और फिर गोवा से बेंगलोर के लिए रवाना हो गई। तो दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक माँ अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है और इसके पीछे क्या वजह थी जिसकी वजह से उसको अपने ही बेटे को मारना पड़ा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस स्टोरी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों और किस वजह से एक माँ ने अपने ही बेटे को मार दिया। और दूसरी बात हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो दोस्तों, वैसे इस कत्ल को हुए करीब करीब 1 महीना हो गया है, लेकिन मैं वीडियो इसलिए अब बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे सकूँ कि इसके पीछे क्या वजह थी और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे 5000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की ये कहानी शुरू होती है बेंगलोर से। तो दोस्तों, बेंगलोर में एक लेडी रहती थी जिनका नाम था सूचना सेठ और जिनकी एज लगभग 40 वर्ष की थी। 6 जनवरी 2023 को इन्होंने बेंगलोर से गोवा जाने के लिए एक फ़्लाइट बुक करी और ये अपने 4 साल के बेटे के साथ बेंगलोर से गोवा आ जाती हैं। जब ये बेंगलोर में थी तो उसी टाइम इन्होंने एक होटल भी बुक कराया था। वो होटल लगभग 3 से 4 दिनों के लिए बुक कराया था, मतलब 6 जनवरी 2023 से लेके 9 जनवरी 2023 तक बुक करवाया हुआ था। तो जैसे ही ये गोवा लैंड करती हैं उसके बाद ये तुरंत अपने होटल के लिए रवाना हो जाती हैं और अपने 4 साल के बेटे के साथ होटल में चेक इन करती हैं और तुरंत अपने रूम में चली जाती हैं। वैसे नॉर्मली जो फैमिली होती है वो क्या करती है, पहले तो होटल में चेक इन करती है, थोड़े टाइम तक होटल में रहती है, कुछ मंगाती है खाने पीने के लिए, कहीं घूमने के लिए जाती हैं। लेकिन सूचना सेठ के साथ ऐसा नहीं होता। वो जैसे ही होटल में चेक इन करती हैं ये अपने रूम को लॉक कर लेती हैं और 8 तारीख तक ना तो ये होटल स्टाफ के पास कोई कॉल करती हैं और ना ही ये कहीं घूमने के लिए बाहर जाती हैं। उसके बाद 8 जनवरी 2023 की रात को करीब 11:30 बजे के आसपास ये होटल स्टाफ के पास कॉल करती हैं और बोलती हैं कि उनको एक टैक्सी की ज़रूरत है, उन्हें बेंगलोर जाना है। तो होटल स्टाफ के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, मैडम गोवा से बेंगलोर तो काफ़ी दूर है, मतलब लगभग 500 किलोमीटर की दूरी है, तो आपको टाइम लग जाएगा, तो आप फ़्लाइट बुक कर लीजिए। उसके बाद सूचना सेठ बोलती हैं कि मुझे कैब के थ्रू ही बेंगलोर जाना है, अगर आप इंतज़ाम कर सकते हैं तो आप बताइए। तो होटल वाले बोलते हैं, ठीक है मैडम, हम एक कैब ड्राइवर को बुलाते हैं। उसके बाद होटल वाले एक कैब ड्राइवर के पास कॉल करते हैं और बोलते हैं कि 12:30 बजे तक आप यहाँ पे आ जाइए। तो दोस्तों, क्या होता है, थोड़ी देर बाद कैब ड्राइवर आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ सूचना सेठ भी अपने बैग को पैक कर लेती हैं और एक बैग के साथ अपने रूम से बाहर निकलती हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो कैब ड्राइवर से बोलती हैं कि इस बैग को उठा के आप इसमें कैब में रख दो। तो कैब ड्राइवर क्या करता है, उस बैग को उठाता है और अपने कैब में रख देता है डिग्गी खोल के। और फिर उसके बाद जो सूचना सेठ होती है वो ड्राइवर के साथ गोवा से बेंगलोर के लिए रवाना हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली जैसे ही कोई चेकआउट करता है तो सबसे पहले रूम की सफाई होती है और रूम में भी काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं कि कोई सामान गायब है कि नहीं। लेकिन सूचना सेठ रात के करीब 12:30 बजे गई थी, इसलिए होटल स्टाफ क्या करता है, उस रूम को चेक नहीं करता। और अगले दिन नॉर्मली सुबह के टाइम होटल की सफाई होती है, तो उस टाइम जो होटल के कर्मचारी होते हैं वो सूचना सेठ के रूम में जाते हैं और होटल की सफाई करते हैं। तभी एक सफाई कर्मचारी को सूचना सेठ के रूम में कुछ ब्लड मिलता है। उसके बाद वो क्या करता है, होटल मैनेजर को सूचित करता है और बताता है कि ऐसे ऐसे रूम में ब्लड मिला है। तो जो होटल का मैनेजर होता है वो क्या करता है, अपनी बुद्धि का यूज़ करता है और तुरंत पुलिस वालों के पास कॉल करता है और सारी बातें बताता है कि ऐसे एक लेडी चेकआउट करके रात के करीब 12:30 बजे यहाँ से गई है और उसके रूम में कुछ ब्लड मिला है। तो पुलिस वाले आते हैं और क्या करते हैं, रूम को चेक करते हैं, ब्लड देखते हैं और उसके बाद पूछा जाता है कि ये मैडम अकेले आई थी या कैसे आई थी। तो जो होटल के स्टाफ होते हैं वो लोग बोलते हैं कि जब मैडम आई थी तो इनके साथ एक बच्चा था, लेकिन जब ये वापस गई तो इनके हाथ में सिर्फ एक बैग था, इनके पास कोई बच्चा नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ ये मैडम पूरे टाइम अपने रूम में थी, रूम से एक बार बाहर भी नहीं निकली। तो उसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले भी सोचने
सोचने लग जाते हैं कि जब ये अपने बच्चे के साथ होटल में चेक इन करती हैं तो अपने बच्चे के साथ इनको चेकआउट भी करना चाहिए था, लेकिन वो बच्चा आखिर गया कहाँ। तो पुलिस वालों को थोड़ा शक होने लग जाता है। तो पुलिस वाले होटल स्टाफ से बोलते हैं कि जिस कैब में ये गई हैं उस कैब वाले का नंबर है आप लोगों के पास। तो होटल स्टाफ के लोग पुलिस वाले को कैब ड्राइवर का नंबर देते हैं। उसके बाद पुलिस वाले कैब ड्राइवर के पास फ़ोन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं उस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ कि जब वो लेडी कैब ड्राइवर के कैब में बैठी तो उस टाइम कैब ड्राइवर और उस लेडी के बीच क्या बात हुई और वहाँ पे क्या स्टोरी चल रही थी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैब ड्राइवर ने उस बैग को उठाया और उस कैब में रख दिया, तो उसी टाइम कैब ड्राइवर को महसूस हुआ कि ये बैग नॉर्मली काफ़ी भारी लग रहा है और कुछ अजीब तरीके से उठाने में लग रहा है। और सूचना सेठ से वो एक बार पूछता भी है कि मैडम इसमें क्या कोई भारी सामान है, क्योंकि ये उठाने में थोड़ा अजीब लग रहा है। तो सूचना सेठ बोलती है हाँ इसमें कपड़े हैं, कुछ खिलौने हैं और कुछ चीज़ें मैंने बाहर से खरीद ली थी तो वो भी इसमें है, इस वजह से ये भारी लग रहा है। तो उसके बाद कैब ड्राइवर कैब में बैठता है। कैब ड्राइवर के साथ उसका एक दोस्त भी था, क्योंकि ये सफ़र काफ़ी लंबा था इस वजह से उसने एक और ड्राइवर अपने साथ रखा हुआ था। उसके बाद सूचना सेठ भी उस कैब में बैठती हैं और ये लोग गोवा से बेंगलोर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो जो ये कैब ड्राइवर है ये कई बार सूचना सेठ से बातचीत करने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैडम आप कहाँ से आ रही हैं, आप तो फ्लाइट से भी जा सकती थी, तो आप इतनी दूर कैब के थ्रू क्यों जा रही हैं, आपको पैसे भी ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं और आपको टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो सूचना सेठ बोलती हैं नहीं मुझे कैब के थ्रू ही जाना था, चाहे कितना भी टाइम लग जाए कोई बात नहीं। तो ऐसे दो चार बातें होती हैं। उसके बाद सूचना सेठ चुप हो जाती हैं, कुछ नहीं बोलती। तो कैब ड्राइवर को भी महसूस होता है कि लगता है ये बात करने के मूड में नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पैसेंजर बात नहीं करना चाहते और वो शांति से बैठना चाहते हैं। तो जो कैब ड्राइवर होता है वो भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता और नॉर्मली अपनी गाड़ी को चलाता रहता है। लेकिन बीच बीच में कैब ड्राइवर बात करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन सूचना सेठ की तरफ से जब रिस्पांस नहीं आता तो वो चुप हो जाता था। तो बीच बीच में कई बार उसने अपनी कार रोकी भी चाय पीने के लिए और उसने सूचना सेठ से कई बार पूछा भी कि मैडम आपको कुछ चाहिए कि नहीं, आपको चाय पीना है या खाना खाना है कि नहीं। तो सूचना सेठ ने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाय पीजिए और उसके बाद गाड़ी को आगे चलाइए। उसके बाद क्या होता है 4-5 घंटे के सफ़र के बाद जो गाड़ी होती है एक ट्रैफिक में फंस जाती है। तो जो कैब ड्राइवर होता है वो गाड़ी से उतरता है और जब जाके पता करता है तो पता चलता है कि सामने कोई एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से 4 से 5 घंटे लग जाएंगे इस जाम को खुलने में। तो वो सूचना सेठ को आके बताता है कि मैडम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे और अभी बेंगलोर करीब करीब 200 किलोमीटर है तो टाइम लग जाएगा। तो आप एक काम करिए, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ, आप वहाँ से आराम से बेंगलोर के लिए फ़्लाइट पकड़ सकती हैं। तो सूचना सेठ बोलती हैं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेट कर सकती हूँ, मुझे कैब के थ्रू ही बेंगलोर जाना है। तो जो कैब ड्राइवर होता है उसको थोड़ा अजीब लगता है कि क्या बात हो गई यार, ऐसे क्यों मैडम, मतलब कैब के थ्रू ही जाने के लिए बार बार फोर्स कर रही हैं। लेकिन वो इग्नोर करता है और कैब में बैठ जाता है। लेकिन जो ये जाम होता है ये 4-5 घंटे की बजाय 1.5-2 घंटे में खुल जाता है और उसके बाद कैब ड्राइवर कैब को आगे बढ़ाता है और बेंगलोर की तरफ निकल जाता है। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद कैब ड्राइवर के पास एक कॉल आता है। तो कैब ड्राइवर जब कॉल रिसीव करता है तो पता चलता है कि सामने से पुलिस बोल रही है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पुलिस वालों ने होटल स्टाफ से उस कैब ड्राइवर का नंबर लिया था, तो उसी टाइम पुलिस वालों ने कैब ड्राइवर के पास फ़ोन किया और फिर उसके बाद कैब ड्राइवर ने कॉल रिसीव किया। तो दोस्तों जो गोवा होती है, गोवा में अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। तो नॉर्मली जो कैब ड्राइवर है उसी अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा था और जो सूचना सेठ थी उसको वो लोकल लैंग्वेज आती नहीं थी, तो उसको पता नहीं था कि वो ड्राइवर क्या बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस वाले थे वो भी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो पुलिस वाले उस कैब ड्राइवर से पूछते हैं कि आपकी कार में कोई मैडम बैठी हुई हैं। तो जो वो कैब ड्राइवर होता है वो बोलता है हाँ मैडम बैठी हुई हैं और हम लोग गोवा से बेंगलोर जा रहे हैं। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप मैडम को फ़ोन दे सकते हैं। तो उसके बाद कैब ड्राइवर ने मैडम को फ़ोन दिया, मतलब सूचना सेठ को फ़ोन दिया। उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि मैडम आपने अभी थोड़ी देर पहले इस होटल से चेक इन किया है। तो सूचना सेठ बोलती है हाँ। उसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि मैडम आपके रूम में सफाई के दौरान कुछ ब्लड मिले हैं, तो वो ब्लड किसके हैं, और जब आपने होटल में चेक इन किया था तो आपके पास एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन जाते टाइम आपके पास वो बच्चा नहीं है, तो वो बच्चा कहाँ गया।
तो सूचना सेठ बोलती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपने एक रिलेटिव के यहाँ छोड़ दिया है और मैं अकेले बेंगलोर जा रही हूँ। तो उसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि आप उनका एड्रेस दे सकती हैं। तो सूचना सेठ बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए एक एड्रेस देती हैं। उसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, उस एड्रेस को वेरीफाई करते हैं, लेकिन पता चलता है पुलिस वालों को कि वो जो एड्रेस है वो फेक है। उसके बाद क्या होता है, कैब ड्राइवर सूचना सेठ से अपना फ़ोन ले लेता है और कैब ड्राइवर बताता है कि जो सूचना सेठ के चेहरे पे कोई भी, ना तो कोई घबराहट थी ना कोई सिकन थी, वो नॉर्मली आराम से बैठी हुई थी। उसके बाद कैब ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को आगे ले जाता है। आधे घंटे बाद कैब ड्राइवर के पास दोबारा पुलिस वालों की कॉल आती है और उसके बाद पुलिस वाले कैब ड्राइवर को बोलते हैं कि आप ये महसूस मत होने दीजिएगा कि पुलिस की कॉल आई है, आप बस मेरी बात सुने। उसके बाद कैब ड्राइवर पुलिस वालों की बात सुनता है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि मैडम ने जो थोड़ी देर पहले एड्रेस दिया था वो रॉन्ग एड्रेस दिया है और हमें लग रहा है कि इन्होंने कोई ना कोई जुर्म किया है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ करी है जिससे ये बचने की कोशिश कर रही हैं। तो आप एक काम करो, आपके नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है, आप इस कार को उस पुलिस स्टेशन के पास लेके जाइए और उसके बाद जो वहाँ पे पुलिस वाले होंगे उनसे मेरी बात कराइए। तो उसके बाद क्या होता है, कैब ड्राइवर क्या करता है, गूगल पे सर्च करता है कि कोई नियर बाय पुलिस स्टेशन है कि नहीं। तो उसको पता चलता है कि करीब 150 किलोमीटर पीछे एक पुलिस स्टेशन था, लेकिन अब कैब ड्राइवर को लगता है कि दोबारा मोड़ के वहाँ पे जाने में रिस्क है और मैडम को पता चल जाएगा। उसके बाद कैब ड्राइवर क्या करता है, एक होटल के पास चाय पीने के लिए कार को रोकता है और एक बंदे से पूछता है, होटल वाले से, कि यहाँ नियर बाई कोई पुलिस स्टेशन है कि नहीं। उसके बाद वो बंदा बताता है कि यहाँ पास में एक पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन का नाम है आई मंगला पुलिस स्टेशन। उसके बाद कैब ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी में बैठता है और तुरंत अपनी गाड़ी को पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ लेता है। और वहीं दूसरी तरफ सूचना सेठ ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर गाड़ी किस तरफ जा रही है। उसके बाद ड्राइवर क्या करता है, उस गाड़ी को आई मंगला पुलिस स्टेशन के पास ले जाता है और तुरंत कार से उतरता है और पुलिस स्टेशन की तरफ अंदर भाग जाता है। और उसके बाद वो कैब ड्राइवर गोवा पुलिस से बात करवाता है, आई मंगला पुलिस स्टेशन वालों से। उसके बाद गोवा पुलिस बोलती है कि यहाँ पे एक मैडम है कैब में, आप उनके बैग को चेक कर लीजिए क्योंकि हमें लगता है कि ये यहाँ से कुछ ऐसा जुर्म करके भागी हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सूचना सेठ कुछ समझ पाती, तुरंत पुलिस वाले आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैडम हमें आपको चेक करना है। वहीं दूसरी तरफ सूचना सेठ के चेहरे पे कोई घबराहट नहीं थी, वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी। उसके बाद पुलिस वाले सूचना सेठ को चेक करते हैं। उसके बाद जब कार की डिग्गी खुलवाई जाती है और बैग को खोलने के लिए बोला जाता है तो सूचना सेठ आराम से बैग को खोल देती हैं और दिखाती हैं कि इसमें तो बस खिलौने हैं और कपड़े हैं और कुछ नहीं है। लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि आप कपड़े को निकालिए, तो कपड़े को निकालती हैं। उसके बाद बोलती हैं देखिए इसमें कुछ नहीं है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि पूरे बैग को खाली करो, जितने भी कपड़े हैं पूरे निकालो। उसके बाद सूचना सेठ इग्नोर करती है और मना करती है, नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, नखरे करने लग जाती हैं। उसके बाद पुलिस वाले खुद उस कपड़े को निकालते हैं और जैसे ही वो आखिरी कपड़े को निकालते हैं वो नीचे देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा उस बैग में पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद पुलिस वाले सूचना सेठ से पूछते हैं ये कौन है। तो सूचना सेठ बोलती है ये मेरा बेटा है। तो वो बोलते हैं कि इसको क्या हुआ। तो सूचना सेठ बोलती हैं ये मर गया है। उसके बाद सूचना सेठ चुप हो जाती हैं और कुछ नहीं बोलती। तुरंत पुलिस वाले क्या करते हैं, उस बच्चे को बाहर निकालते हैं और तुरंत हॉस्पिटल के लिए भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूचना सेठ को पकड़ के पुलिस वाले अंदर रूम में बंद कर देते हैं। और वहीं जब ये सारी चीज़ें कैब ड्राइवर देख रहा होता है तो बहुत चक्का हो जाता है, वो चकित हो जाता है कि आखिर कैसे एक माँ अपने ही बेटे को इस तरीके से मार सकती है। और इतनी देर से वो एक ऐसे कातिल के साथ समय व्यतीत कर रहा था जिस कातिल ने अपने ही बच्चे को जान से मार दिया। तो दोस्तों अब आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर क्यों और किस रीज़न की वजह से सूचना सेठ ने अपने ही बच्चे को मार दिया। तो दोस्तों अब हम कहानी में थोड़ा पीछे जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सूचना सेठ कौन है, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी और किस रीज़न की वजह से इन्होंने अपने बच्चे को मार दिया। तो दोस्तों वैसे तो सूचना सेठ बंगाल से बिलोंग करती हैं और जो इनकी पढ़ाई है वो भी छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है। इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, इन्होंने PhD कर रखी है। इसके अलावा इन्होंने AI में भी मास्टरी हासिल कर रखी थी और इन्होंने एक अपनी कंपनी भी ओपन करी थी जिसका नाम था AI लैब। वहाँ पे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर और AI के ऊपर रिसर्च करती थी और इस कंपनी की ये CEO थी।
तो दोस्तों वैसे तो ये बंगाल की रहने वाली थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने बिजनेस को शुरू किया उसके बाद ये बेंगलोर मूव कर गई, मतलब बेंगलोर रहने लग गई। तो दोस्तों 2010 में इनकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था वेंकट रमन, जो कि केरल से बिलोंग करते थे। तो दोनों में प्यार हो गया और इसके बाद 2010 में इन्होंने शादी कर ली। तो दोस्तों करीब 4 सालों तक सूचना सेठ और वेंकट रमन का कोई बेटा या कोई बेटी नहीं हुई, लेकिन 2019 में इनका एक बेटा हुआ। तो दोस्तों नॉर्मली ये लोग काफ़ी बिजी रहते थे क्योंकि दोनों अलग अलग कंपनियां चलाते थे। सूचना सेठ अपनी कंपनी चलाती थी और वेंकट रमन अलग से जॉब करते थे और साथ में एक कंपनी भी चलाते थे। तो नॉर्मली ये लोग साथ नहीं रहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से और चारों तरफ लॉकडाउन होने की वजह से ये लोग एक साथ रहने लग गए थे। और वहीं दूसरी तरफ इनका एक बेटा भी पैदा हो गया था, तो ये लोग काफ़ी साथ में खुश थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनके बीच लड़ाइयाँ होने लग गई और लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक बार क्या हुआ 2020 के आसपास इनके बीच इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि वेंकट रमन ने घर छोड़ दिया और ये अलग रहने लग गए। उसके बाद सूचना सेठ ने क्या किया, पुलिस में जाके ये कंप्लेन कर दी कि वेंकट रमन उनके साथ मारपीट करते हैं, उनसे दहेज के लिए बोलते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। उसके बाद कोर्ट ये ऑर्डर इशू करती है कि वेंकट रमन अब सूचना सेठ से नहीं मिल सकती जब तक ये केस चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो छोटा सा बच्चा था वो सूचना सेठ के साथ ही रहता था। नॉर्मली एक माँ को ही अधिकार दिया जाता है कि वो अपने बच्चे को अपने साथ रखे। उसके बाद क्या होता है, वेंकट रमन को ये लगने लग जाता है कि मुझे भी ये अधिकार मिलना चाहिए अपने बेटे से मिलने का, रोज नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार मिलना चाहिए। उसके बाद वेंकट रमन कोर्ट में ये अर्जी डालता है कि मुझे अपने बेटे से मिलने का मौका मिलना चाहिए। तो कोर्ट वाले बोलते हैं ठीक है, आप हफ्ते में 1 बार मिल सकते हो, मतलब महीने में 4 बार मिल सकते हो। लेकिन सूचना सेठ बोलती हैं कि मैं अपने बेटे को वेंकट रमन से नहीं मिलने दूंगी किसी भी कीमत में। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। उसके बाद क्या होता है, इसके अलावा सूचना सेठ ये भी बोलती हैं कि वेंकट रमन उनको पैसे दे और तलाक के लिए अर्जी भी डालती हैं कि मुझे वेंकट रमन से तलाक भी चाहिए। तो सूचना सेठ बोलती हैं कि उन्हें महीने में करीब करीब 2.5 लाख रुपए चाहिए वेंकट रमन से, क्योंकि जो इनकी इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोर्ट क्या करती है, बोलती है महीने में 20 से 30 हज़ार ही आपको मिलेंगे। तो दोस्तों शुरुआत में तो सूचना सेठ ने अपने बेटे को 1-2 बार मिलने दिया वेंकट रमन से, लेकिन उसके बाद वो नखरे करने लग गई। जब भी संडे आता वो किसी न किसी बहाने से अपने बेटे को कहीं पे ले जाती थी और बोलती थी कि मैं नहीं मिलने दूंगी या मैं कहीं बिजी हूँ, ऐसे ऐसे करके बहाने बनाती थी। तो करीब करीब 3 से 4 संडे ऐसे ऐसे करके गुजर गए, लेकिन सूचना सेठ हर बार बहाने बनाती थी। उसके बाद क्या हुआ, वेंकट रमन ने कोर्ट में ये अर्जी डाली कि सूचना सेठ उसको अपने बेटे से नहीं मिलने दे रही है और इस तरीके से वो कोर्ट की अवमानना कर रही है या कोर्ट की जो आज्ञा है उसका उल्लंघन कर रही है। तो दोस्तों इसके बाद सूचना सेठ को ये लगने लगा कि आज नहीं तो कल इनको कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा और वेंकट रमन आज नहीं तो कल अपने बेटे से मिल ही लेगा कोर्ट के थ्रू। तो इसके बाद ये सोचती हैं कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि वेंकट रमन अपने बेटे से न मिल पाए, क्योंकि सूचना सेठ को ये लगता था कि जब भी वेंकट रमन अपने बेटे से मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सूचना सेठ अपने पति के चेहरे पे ये खुशी नहीं देख सकती थी और उसको अपने पति से इतनी ज़्यादा नफरत थी कि उसको लगता था कि ये कैसे खुश हो सकता है। तो सूचना सेठ सोचती है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि कभी भी वेंकट रमन अपने बेटे से ना मिल पाए। और उसके बाद वो 5 जनवरी 2023 को ये प्लान बनाती है क्यों ना वो अपने बेटे को ही मार दे, जो जड़ है उसको ही खत्म कर दे और इस तरीके से वेंकट रमन कभी भी अपने बेटे से नहीं मिल पाएगा और ना ही वो कभी भी खुश हो पाएगा। उसके बाद क्या होता है, सूचना सेठ क्या करती है, रूम बुक करती है, होटल बुक करती है और अपने बेटे के साथ बेंगलोर से गोवा के लिए निकल जाती है। और उसके बाद की कहानी आप लोगों को पता है कि कैसे वो चेक इन करती है, कैसे अपने बेटे को मारती है। तो दोस्तों ये क्या करती है, जिस दिन ये चेक इन करती है 6 जनवरी को, उसी दिन 2-2.5 घंटे बाद ही अपने बेटे को गला घोट के मार देती है और 2-3 दिनों तक अपने बेटे के लाश के साथ उस रूम में रहती है। तो दोस्तों अब आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर जब उसने गला घोट के जब अपने बेटे को मारा था तो कैसे होटल के रूम में वो ब्लड मिला। तो दोस्तों जब इसने अपने बेटे को मार दिया और इसके बाद इसको अफसोस होने लग गया और इसको लगा कि मैं भी आत्महत्या कर लेती हूँ। उसके बाद ये क्या करती है, कैंची लेती है और
अपनी कलाई काटने की कोशिश करती है। तो कलाई जब काटती है तो उसी टाइम ब्लड की 2-4 बूंदें वहां जमीन पे गिर जाती हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने हाथ को नहीं काटती, शायद वो मौत से डर जाती है और तुरंत ही साइड में कपड़ा पड़ा होता है और अपनी कलाई पे उस कपड़े को बांध लेती है और जो वो बूंदें होती है खून की वो उसको साफ नहीं करती और वही बूंदें इसको पकड़वाने में मदद करती हैं। और उसके बाद ये चेकआउट करती है और जो होटल का स्टाफ होता है वो अपनी बुद्धि का यूज़ करता है, तुरंत वो मैनेजर को बताता है और मैनेजर पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस वाले उस कैब ड्राइवर को जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे कैब ड्राइवर करता है। तो दोस्तों अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है और जो सूचना सेठ है वो बोलती है मैंने अपने बेटे को नहीं मारा, और जो भी नॉर्मली चीज़ है कोई भी कातिल कभी भी अपनी गलती को नहीं मानता। तो दोस्तों अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है, जो भी फैसला आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और आपको ये कहानी पसंद आई। जाने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो लाने के लिए।